नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेक योर लाइफ ए मास्टरपीस, इमेजिन नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। तो ये ब्रायन ट्रेसी के द्वारा ये कोट लिखा गया है, जिसमें बड़ी सरल बात हमें समझा रहे हैं कि अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस की तरह बनाइए। ओके, जैसे ये सामने हमारे माउंटेन्स है ना, तो ये भी हमारे देश की एक मास्टरपीस है। ओके, और बिल्कुल इन्हीं के जैसे एक मास्टरपीस के तहत जो है ना, अपनी जिंदगी को जियो। इमेजिन करो कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। आप आने वाले समय में क्या हो सकते हो, और अभी आपके पास क्या है, और आप क्या कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इसी के इसके रिगार्डिंग कोई लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं है। तो इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करो। ओके, जब इमेजिन करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में एक फीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ भाई, मैं चिंता मुक्त हो रहा हूँ। ओके, तो चिंता मुक्त जो जीवन है, वही आपको जो है ना, काफी सारे सॉल्यूशंस जो है प्रॉब्लम के, वो दे सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है, आगे बढ़िए। अपना जो गोल है, उसके ऊपर टारगेट रखिए, और गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी रखिए। ओके, तो जिंदगी में अगर कोई गोल नहीं होगा, तो फिर भी जो है ना, आप अपने आप को मास्टरपीस नहीं बना पाओगे। ओके, तो कोई ना कोई गोल आपको रखना होगा। कोई भी अगर गोल हो आपकी जिंदगी का, तो उसको अचीव करने में लगो, अपनी डेडिकेशन लगाओ, अपना पूरा फोकस लगाओ, और आगे बढ़ो। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम रोज डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो शुरुआत हमेशा कोट से होती है, उसके बाद आता है एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, हम सबको डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और सेकंड लास्ट में यहाँ पर शीशे के सामने तीन वोकेबलरी के वर्ड्स आपको मिलते हैं। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट। ओके, ता जो कि धीरे धीरे हम रोज एक कंसेप्ट जो है इकोनॉमी का डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको ब्रीफ नॉलेज मिले। जो की कंसेप्ट्स के बारे में आपको शायद ना पता हो, तो उनको हम यहाँ पर जो है डेली एक कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। और साथ ही लेक्चर शुरू होने से पहले इसको एक बार लाइक कर दें, और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, तो आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन से। तो फर्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बात कर रहे हैं, टी वर वेल, इट वर डन क्विकली, यूएस शुड रिवाइव द ईरान डील टू हार्ड इस्लाम। तो देखो, अभी क्या हो रहा है, पूरी मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी $70 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पर इतना प्राइस हो चुका है। एक बैरल में जो है 158 लीटर्स जो है, इतना क्रूड ऑयल बनता है। ओके, तो अभी $70 हो चुका है। तो अभी 2020 में सितंबर अक्टूबर तक ये $19 पर बैरल था, मतलब काफी कम रेट हो चुका था, लेकिन अभी ये बढ़ता जा रहा है। तो हाल ही में भारत सरकार ने अपील भी की थी, जो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज, ओपीईसी कंट्रीज है, तो जिनका कि यहाँ पर लीडर है सऊदी अरेबिया, तो उसको कहा भी था कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, ता जो कि हमारे यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, प्राइसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर पाए। तो फिर सऊदी अरब ने बाद में बोला कि आप अपने जो रिजर्व है ना भारत के, उनको यूज कर ले, तो यहाँ पर प्रोडक्शन इतनी ही रहेगी, हम इसको नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो अभी एक और क्या है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो बनता जा रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पर है ईरान न्यूक्लियर डील। ओके, तो ये अमेरिका और यहाँ पर जो P5+1 कंट्रीज हैं, और यूरोपियन यूनियन, तो ये सभी ग्रुप के साथ मिलकर जो थी ना, ईरान के साथ ये डील होनी थी। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट अभी भी जो है ना, यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ओके, तो ये साल 2015 की बात है, जब जो परमानेंट 5 कंट्रीज है। तो परमानेंट 5 कंट्रीज कौन सी हैं, जिनके पास वीटो पावर्स है। ओके, जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से हैं परमानेंट मेंबर्स? तो सबसे पहले रशिया, फिर यूएस है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है, और फिर चाइना है। ओके, तो ये जो है ना, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है। तो P5+1, तो +1 में कौन सा आ जाता है? +1 में जो है वो जर्मनी आ जाता है। ओके, तो P5+1 एंड यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में अभी 28 कंट्रीज हैं। जो यूके था ना, वो पहले से बाहर हो गया। हालांकि यूके तो चलो पहले ही P5 में ऑलरेडी जो है अपनी सीट बनाकर बैठा हुआ है। तो इन सबके साथ यार मिलकर जो थी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। वीना में हुआ था, ये ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है। लेकिन ये आगे जो है ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तो उस समय क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बाहर ही निकाल दिया कि हम ईरान के साथ कोई भी किसी तरीके की न्यूक्लियर डील हम नहीं करेंगे। ओके, तो मेजर प्लेयर तो यहाँ पर यूएसए ही था ना।
तो उसने यहाँ पर मना कर दिया। तो अभी फिर बात की जा रही है कि दोबारा से ना, जो अभी जो बाइडेन की सरकार बनी है, डेमोक्रेट्स की सरकार दोबारा बनी है यूएस में, तो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो दोबारा से वो रिवाइव करे ईरान जो डील है। तो यहाँ पर जो ये डील का मकसद क्या है, क्यों डील जो है यहाँ पर करना चाह रहे हैं ईरान के साथ? तो यहाँ पर मकसद ये है कि ईरान के पास ना इतने यूरेनियम के भंडार है कि वो आने वाले समय में 8 से 10 जो है ना बड़े न्यूक्लियर बम जो है ना वो बना सकता है। तो इसका डर है, ये जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनको इसी चीज का डर है कि ईरान कहीं यहाँ अपनी ओर से जो ना बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना दे। और इसी के चलते यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर काफी, यूएसए के द्वारा। तो अभी इस डील में यही होना था कि अपनी जो यहाँ पर यूरेनियम कैपेसिटी थी उसको कम करना था ईरान ने। तो यहाँ पर 98% तक ये यहाँ पर कम करने वाला था, तो ये राजी हो गया था ईरान। और इसी के चलते इसको रिजल्ट में क्या मिलना था कि जितने भी तरह के सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ईरान के ऊपर लगाए गए थे, इनको खत्म कर देना था। ओके। तो इस डील का पूरा नाम क्या था? तो इस डील का पूरा नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओके, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम JCPOA भी इसको बोलते होंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में ये भी नाम इसका ले लिया जाता है। तो ये है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो अभी इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ऑथर क्या बात करते हैं? यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि जो जो बाइडेन है ना, एक और जो है यहाँ पर त्रासदी हो रही है, मतलब तेल के प्राइसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के, तो महंगा होता जा रहा है तेल। तो इसके रिगार्डिंग अगर ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन होती है ना, तो ईरान यूएसए ने भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ओके, तो सैंक्शंस इसी चक्कर में लगाए हुए हैं कि आप जो ना ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। नहीं तो पहले भारत ईरान से तेल खरीदता था, तो उसको जो पैसे भी देता था ना, वो डॉलर में है, यहाँ पर हम पैसे एक्सचेंज नहीं करते थे, रुपीस में होता था। ओके, इधर से रुपीस में, उधर जो ईरान की करेंसी उसमें हम यहाँ पर पैसे एक्सचेंज करके ईरान से क्रूड ऑयल खरीदते थे। उसके चलते यही ईरान के साथ यहाँ पर जो था यूएस के संबंध खराब होने शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। तो उसी के चलते भारत के ऊपर भी काफी सैंक्शंस लगा दिए गए उसी समय। ओके, तो अभी क्या है, अभी भारत तेल खरीदता है सऊदी अरेबिया से और जो बाकी के जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि दोबारा से रिवाइव करो इस ईरान न्यूक्लियर डील को। ओके, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि दोबारा से ईरान से हमारे संबंध और मजबूत हो जाए भारत के, और जो यहाँ पर कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑयल प्रोडक्शन की, और उसमें और ज्यादा जो है बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, तो अगर हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदते हैं और ईरान से भी खरीदते हैं, तो ज्यादा तेल आएगा ना, तो ज्यादा तेल आएगा तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर कम दाम होगा, तो कम दाम में जो है हमें जो प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में यही यही बात कर रहे हैं कि इसको, इस डील को रिवाइव किया जाए, ईरान न्यूक्लियर डील जो है यहाँ पर यूएसए के साथ। तो आने वाले समय में काफी जो है इसका फायदा जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अभी फर्स्ट स्टेप कौन लेगा? फर्स्ट स्टेप ईरान लेगा या फिर फर्स्ट स्टेप जो है यूएस के द्वारा लिया जाएगा? तो देखो, सिचुएशन तो दोनों और एक जैसी है। तो अभी हाल ही में आपने काफी देखा भी होगा कि ईरान का जो एक कमांडर था उसको मार गिराया गया यूएसए की आर्मी के द्वारा। ओके, फिर बाद में ईरान ने भी दोबारा से हमला किया जो यहाँ पर यूएसए का बेस था, ओके, इराक के आसपास। तो इस तरीके से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है हाल ही के दिनों में। हालांकि वो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की थी, अभी चलो सरकार बदली है, तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत अभी चेंज देखने को मिल सकता है। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ये न्यू दिल्ली का समय है। ओके, ये भारत की अब यहाँ पर एक अप्रोच होनी चाहिए कि ये खुद से स्टेप फॉरवर्ड करे। तो यहाँ पर जो है ना, एक मेजर रोल जो है ना वो अदा कर सकता है दोनों के बीच में। ओके, ईरान और यूएसए के बीच में। और कह सकता है कि जो शुरुआत में आप यहाँ पर जो है आप दोबारा से ईरान न्यूक्लियर डील को आप रिवाइव कीजिए। तो देखो, जब यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, जब कमांडर को मारा गया ईरान वाले को, और यूएसए के ऊपर भी यहाँ पर मिसाइल हमला किया था ईरान ने। हालांकि यूएसए ने बाद में कहा कि मेरे कोई नागरिक वगैरह, जब मेरे किसी आर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो वो फेक हमला उसको करार दिया गया था यूएसए के द्वारा। तो इसी के चलते जब टेंशन बढ़ चुकी थी एक दो दिनों के अंदर अंदर, तो ईरान ने इंडिया से गुहार लगाई थी। तो ईरान ने इंडिया को कहा था कि अगर इंडिया बीच में दखल देता है तो हम जो है ना सेटलमेंट कर लेंगे यूएसए के साथ। तो मतलब कि इस तरीके का संबंध है ईरान के साथ इंडिया का। ओके, और यूएसए के साथ भी वैसा ही है। तो इंडिया जो है ना बिचौलिए के रूप में आगे आ सकता है, और कॉन्फिडेंस जो है दोबारा से उसको मजबूत कर सकता है दोनों के बीच में। और दूसरी ओर यहाँ पर बात करें कि $70 पर बैरल के हिसाब से यह प्राइस अभी चला गया है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का। तो अभी अगर यूएस ईरान में अगर दोबारा से मेल मिलाप होता है, तो यहाँ पर जो टेंशन बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ओके, इन दोनों के बीच में, तो वो भी कम होगी। साथ ही साथ जो सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पर अभी इकोनॉमीज रिकवर कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए
पैंडेमिक के चलते यहाँ पर रिकवरी और ज्यादा फास्ट हो, तो उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। ओके, तो उसमें भी जो है ना अच्छे खासे तरीके से जो है हम आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई रहेंगी, तो उस समय क्या होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ग्रोथ है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अच्छे तरीके से हम इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब कि महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो भी आप सामान खरीदते हो वो महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। तो देखिए, अगर भारत क्रूड ऑयल खरीदता है बाहर की मार्केट से, तो उसको बाहर जब इंडिया में पहुंचता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरीज लगी हुई है अलग अलग जगह पर। ओके, जैसे जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है। ओके, वैसे पंजाब के एक बठिंडा शहर में भी एक जो है रिफाइनरी वहां पर काफी बड़े पैमाने पर लगी हुई, और इसी तरीके से और भी काफी रिफाइनरीज है। तो वहां पर इसको रिफाइन किया जाता है। ओके, डीजल पेट्रोल जैसे यहाँ पर केमिकल्स उनको अलग किया जाता है, चारकोल अलग होता है। ओके, जो एविएशन का फ्यूल होता है वो अलग होता है। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत, जो है पेट्रोलियम जो आउटलेट्स हैं, जो फिलिंग स्टेशन है वहां पर। और वहां पर धीरे धीरे क्या होता है कि प्राइस बढ़ता जाता है। सरकार भी अपनी जो टैक्सेस उनको कट नहीं करती, जिसके तहत जो है ना प्राइसेस बहुत ज्यादा चले जाते हैं। ओके, और जब प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर किसी चीज की आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, चाहे रेलवे चलाना है, ओके, चाहे आपने रोड ट्रांसपोर्ट चलानी है, तो वहां पर भी जो है, अगर कोई सामान ढो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहा है, तो वहां पर अगर तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो अपना जो फेयर है, किराया जो है ना, तो वो भी बढ़ाएगा। ओके, तो किराया जब बढ़ेगा, तो पैसा तो कंज्यूमर की जेब में से जाएगा ना। तो ये सब तरीके का पूरा चेन बना होता है, पूरी इकोनॉमी में साइकिल बना होता है। इतने बड़े पैमाने पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं या फिर कंट्रोल में नहीं रहते। और दूसरी ओर जब महंगाई बढ़ती है ना, तो आप ही के जो बॉन्ड यील्ड होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने इन्वेस्ट किया कहीं पर, बॉन्ड खरीदे, जैसे किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए कि मुझे जो है पैसा चाहिए मार्केट से, तो आपने उसके उसके बॉन्ड खरीदे, पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसकी कंपनी में कि आपको अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन जब महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपकी सेविंग लॉस हो गया तब। ओके, जब आप जितना भी आपको रिटर्न होगा ना, तो वो महंगाई खा जाएगी किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन से आपकी जो बॉन्ड यील्ड होगा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब, जैसे आप अगर बैंक में पैसे भी जमा करवाते हो, एफडी भी करवाते हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। तो जब महंगाई बढ़ जाती है, तो वो इंटरेस्ट में किसी ना किसी तरीके से सेंध लग जाती है, सेविंग में किसी ना किसी तरीके से सेंध लग जाती है। ओके, और इससे यहाँ पर जो कैपिटल का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो कैपिटल कॉस्ट मतलब कि जो बड़ी बड़े एसेट्स हैं, जैसे मशीनरी है, जैसे लैंड है, ओके, जैसे प्लांट्स है, तो इनका भी यहाँ पर जो है रेट जो है हाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जब हाई हो जाएंगी, तो फिर कैसे जो है हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, कैसे यहाँ पर ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, जब किसी ने यहाँ पर प्लांट लगाना है, तो उसको जमीन ही इतनी महंगी दोगे, तो प्लांट वो कैसे लगाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही इतने हैं या इन्वेस्टमेंट ही इतनी है, सिर्फ वो यहाँ पर प्लांट के ऊपर फोकस कर सकता है। और जमीन जो है या तो उसको रेंट पे मिल जाए, या फिर वो अगर खरीदे तो उसके दाम बहुत कम हो। ओके, तो अमेरिका साइड आप जाओगे ना, तो वहां पर जो जहां पर प्लांट लगने होते हैं, या फिर जो गांव वाले एरियाज में जो जमीन होती है बहुत सस्ती है वो। ओके, लेकिन भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत महंगी है, तो तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट इतनी बड़े पैमाने पर नहीं आती है। ओके, और इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें कि सऊदी अरेबिया भी दूसरी ओर क्या कर रहा है, उसने जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के यहाँ पर जो यहाँ पर प्राइसेस है ना, यहाँ पर क्रूड ऑयल के ग्लोबल लेवल पर पहली बार तो उसने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कट लगा दिए। प्रोडक्शन कट कहने का मतलब है कि जितनी सऊदी अरेबिया की कैपेसिटी है ना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की, निकालने की जमीन से, उसको आधा कर दिया है। ओके, बंद कर दिए काफी सारे उसने अपने प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा बढ़े, उस हिसाब से मैं प्राइस भी ज्यादा वसूलूं, तो प्राइस जो है ना वो हाइक हो जाए। तो वो हाइक हो गया अभी। ओके, तो हाल ही में न्यू दिल्ली ने भी यहाँ पर अपील की थी, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अपील की थी सऊदी अरेबिया को, जो यहाँ पर ओपेक कंट्री का यहाँ पर लीडर है। तो ओपीईसी इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। और ओपीईसी प्लस क्या है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसका भी आंसर दीजिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। तो भारत सरकार ने गुहार लगाई, तो कहा कि आप जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए, तो जो कि जो ये प्राइसेस इतने हाइक होते जा रहे हैं ये कम हो। लेकिन जवाब क्या आया सऊदी अरेबिया से, जवाब ये आया कि इंडिया जो है ना अपने जो यहाँ पर रिजर्व है उनको यूज करे और अपने प्राइसेस को कम कर ले। तो भारत में टोटल कितने रिजर्व है, भारत में टोटल जो है ना 26 रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है। लेकिन उनमें से जो ऑपरेशनल है ना वो सिर्फ 8 है, 8। ओके, और उनमें से अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही अभी ना जो 8वां वाला फंक्शनल किया गया है,
और आठवां वाला कहाँ पर फंक्शनल किया गया? आठवां वाला बंगाल में जो 24 परगना वाला इलाका है, तो वहां पर जो है यहाँ पर ऑयल रिजर्व जो है वो है, तो वहां पर कुआं लगाया गया अभी। ओके, ऑयल का। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत का सिनेरियो, तो इतने बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते ऑयल की। ओके, हमें इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है, इसलिए भारत सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें। 2030 तक का टारगेट है कि ज्यादातर पूरी इकोनॉमी में जितने भी व्हीकल चल रहे हैं, चाहे वो स्कूटी से लेके बड़े ट्रक तक, जो है ना उनको ईवी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत सारा पैसा हमारा लग जाता है बाहर से तेल खरीदने में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि आने वाले समय में कि किस तरीके से जो है ना हमें मैनेज करके चलना है, प्राइसेस को कैसे लो रखना है। और इसी के चलते ज्यादातर जितने भी यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है ना, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि अगर जैसे सऊदी अरेबिया प्राइस हाइक कर रहा है ना, तो हम भी ऐसे प्राइस हाइक को सपोर्ट करें। तो सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि 2020 में जो पैंडेमिक आया था, तो उस समय इनकी हालत पतली हो चुकी थी। इनके जो तेल इनका बिक नहीं रहा था। ओके, तो अभी जो है ना उसी की यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि जो कसर है ना उसको निकाल रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पर मुल्क ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू देश का चलता है, जो यहाँ पर तेल बेचने से जो इनका पैसा आता है। तो जब पैंडेमिक में जब भारत में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय सऊदी अरेबिया की हालत पतली हो चुकी थी क्योंकि तेल उसका बिक नहीं रहा था। ओके, तो इस तरीके का सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो शेल गैस प्रोड्यूसर है यूएस में, तो जब तक वो दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, तो प्राइसेस हाई ही रहने वाले हैं। और ईरान को जो यहाँ पर सैंक्शंस लगी हुई, तो उनको भी हटाना होगा। तो अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटती हैं, ओके, तो जो उसके पास कैपेसिटी है यहाँ पर तेल की, तो वो भी जो है आने वाले समय में ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई में ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2.5 मिलियन बैरल जो है ना, ये पर डे के हिसाब से ईरान प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इतनी इतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। तो अगर ये भी यहाँ पर ऐड होगा, तो फिर जो यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन कट लग रहे हैं, महंगा हो रहा है तेल, तो उसमें कमी आएगी। ओके, तो ये सब चीजें हैं, ये सब सिनेरियो जिसको हमें यहाँ पर जो है देखकर चलना है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि शेल ऑयल क्या होता है। ओके, तो इसकी यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें यूएस में, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है शेल ऑयल या शेल गैस को जो है धरती के नीचे से निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिसोल्यूशन। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि जैसे ये देखिए, ये नीचे की ओर यहाँ पर जो वेल का यहाँ पर हिस्सा जा रहा है, जहाँ कह सकते हो कोई पाइप यहाँ पर नीचे जा रही है। तो यहाँ पर जितनी भी मोस्टली बेड आते हैं धरती के नीचे, चाहे स्टोन बेड है, चाहे सैंड स्टोन बेड है, चाहे सैंड का बेड है। ओके, तो ये काफी नीचे जाकर यहाँ पर पाइप्स लगाकर जो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर ना एक शेल ऑयल जो पड़ा होता है, तो इसका यहाँ पर फॉर्म जो होता है बिल्कुल सॉलिड होता है। जब और आसपास की जो यहाँ पर रेत होती है ना, उसी के बीच में ये जो दबा होता है। ओके, तो काफी प्रेस्ड होता है। तो इसी को ना यहाँ पर थर्मल डिसोल्यूशन का प्रोसेस लगाकर यहाँ से निकाला जाता है। तो उसमें होता क्या है, सिर्फ इस सॉलिड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। ओके, सॉलिड फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर अलग से कुछ केमिकल्स यहाँ पर डाले जाते हैं, जिसकी बदौलत जो है यहाँ पर ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और फिर बाद में जो है इसको यहाँ पर सक करके यहाँ पर बाहर निकाला जाता है एज ए शेल ऑयल, या फिर शेल गैस भी आप इसको कह सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यूएस जो है ना इस प्रणाली को यूज करता है। इस टेक्निक को हम फ्रैक्चरिंग टेक्निक भी इसको कहते हैं। ओके, तो इसी के चलते काफी बड़े पैमाने पर जो यूएस भी जो है यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन कर लेता है। तो अभी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन सा है? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? इन तीनों के बारे में बताइए। और इस आर्टिकल के आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ईरान है ना, तो अभी जून महीने में अपना नया राष्ट्रपति जो है उसको इलेक्ट करने जा रहा है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो नया राष्ट्रपति होगा, तो उसका यहाँ पर क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स होगा। तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है ग्लोबली वो यहाँ पर सर्व करने आ रहा है, यहाँ पर जो यूएस का इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर सर्व करने आ रहा है। तो इसके बिहाफ को यहाँ पर उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो उसका जो इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर जो भी उनके देश के अपने मुद्दे होंगे उसके हिसाब से होगा ना। तो अभी जो समय यहाँ पर है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर ना वेट ना करें। हम यहाँ पर ये ना सोचें कि जब नया समय निकल जाएगा, तो उस हिसाब से जब नया राष्ट्रपति आएगा, फिर नए तरीके से जो है हम बात करनी शुरू करेंगे। तो अभी समय है, तो अभी जो है ना जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर यूएस को चाहिए कि ईरान के ऊपर जितने भी तरह के सैंक्शंस लगाए हैं उनको हटा दिया जाए। और जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से अंजाम उसको पहुंचाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और यहाँ पर आने वाले समय में कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है ना दोबारा से जो इकोनॉमीज है उनमें रिवाइवल जो है वो आए, और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कम हो। ओके,
तो इसके चलते ईरान जो है बहुत मेजर प्लेयर जो है ना, एज ए मेजर प्लेयर जो है रोल अदा कर सकता है अपना। तो हम जो इसको ज्यादा यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लंबे समय तक जो है हम लगा सकते। ओके, तो पता नहीं है कि किस तरीके से जो है नया राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा ईरान जो है आने वाले समय में। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बाई आउट कोवैक्सीन आईपीआर फॉर वर्ल्ड से। तो यहाँ पर आईपीआर क्या होता है? तो आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्या होता है? देखो, जो भारत बायोटेक है ना, हमारे यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल यहाँ पर कंपनी है, मेडिसिन बनाती है। तो यहाँ पर कोवैक्सीन भी यही बना रही है जो कोविड की वैक्सीन है। तो ये जो कोवैक्सीन है ना, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है। भारत बायोटेक के द्वारा ही यहाँ पर इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बनाया गया है, और इसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पर खुद से भारत बायोटेक ही कर रहा है। तो अब जो भी यहाँ पर नए सिरे से कोई वैक्सीन बनाता है ना, तो उसके यहाँ पर कुछ पेटेंट्स होते हैं कि ये मेरी फर्म के द्वारा बनाया गया, जब मेरी रिसर्च है। ओके, तो इसके वो पेटेंट्स होते हैं। तो आईपीआर इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उनको कोई चोरी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, अगर कोवैक्सीन का फॉर्मूला है ना, जो भी यहाँ पर भारत बायोटेक के पास है, तो अगर कोई बाहर की फर्म चाहे या इंडिया में भी कोई और फर्म चाहे कि मुझे यहाँ पर भारत बायोटेक वाली ही वैक्सीन को दोबारा से मैन्युफैक्चर शुरू कर देना है, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास आईपीआर लाइसेंस नहीं होगा, जब तक भारत बायोटेक की परमिशन नहीं होगी। ओके, तो लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे भारत बायोटेक को। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ऐसे होता है कि जिसका यहाँ पर पेटेंट है ना, तो 20 साल तक यहाँ पर उसके उसके ऊपर कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। चाहे इंटरनेशनली कोई भी ग्लोबली फर्म हो, ओके, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, सब जगह। ओके, तो यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपने कॉपी करना है, बकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो जो भी आईपीआर के जितने भी वो अपना आईपीआर बेचना चाहेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 20 साल तक चलता है। ओके, जो मैक्सिमम लेंथ होती है एक आईपीआर की, जो भी आपने नई रिसर्च की है, जो आपका नया पेटेंट है। तो कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की यहाँ पर इंडिजिनियसली यहाँ पर डेवलप की हुई वैक्सीन है। ओके, और भारत बायोटेक जो है वो इंडियन कंपनी है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसी के चलते क्या है, जब आईपीआर को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार जो है ना वो खरीद ले। ओके, ता जो कि इसके इसके रिगार्डिंग जो ना प्राइसेस जो निकल कर आएंगे ना, वो कम से कम हो और सबको फायदा मिले पूरे वर्ल्ड में। मतलब जो गरीब कंट्रीज में है वहां तक भी वो वैक्सीन पहुंचे, मतलब कोई नजायज फायदा इसका ना उठाए। ओके, तो पहले ऐसा होता था, भारत में जितनी भी कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही है ना, वो जितनी भी तरह की मेडिसिन नहीं बनती हैं, तो खुद की रिसर्च तो कम होती थी। तो ये क्या करते थे, जो यूएस में यहाँ पर रिसर्च होती थी ना, जो यूएस में मेडिसिन चलती थी, उनका वेट करते थे जब 20 साल निकल जाते थे, फिर बाद में उनकी आप कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से धड़ाधड़ कॉपी होती थी भारत की यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आज भी होती है बहुत बड़े पैमाने पर। तो यूएस की जो यहाँ पर खासतौर पर जो दवाइयां जिनका आईपीआर जो है पेटेंट जो है एक्सपायर हो जाता है 20 साल के बाद, उनकी धड़ाधड़ प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जो है ना, वो धीरे धीरे करके काफी बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हो गया, काफी बड़े पैमाने पर फैल भी चुका है। तो ग्लोबल लेवल पर जितनी भी ज्यादातर डिमांड आती है, तो यहाँ पर ये पूरी करते हैं दवाइयों की, वैक्सीन की। और इसी के चलते यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर जो ना बात करनी चाहिए कोविड वैक्सीन के ऊपर, यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनके ऊपर। ओके, और यहाँ पर इसी के चलते जो यहाँ पर डिमांड भी उठ रही है ना, साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर डिमांड उठा रहा है कि यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो आईपीआर है, ओके, जो कॉपीराइट होता है, तो इनको वेव ऑफ कर दो, खत्म कर दो। ओके, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन हो। ओके, तो इन सबको यहाँ पर जो है वेव ऑफ कर दो, खत्म कर दो, ताकि जो कि वैक्सीन को ना सही मात्रा में, सही पैमाने पर जो है हम पहुंचा सके जिन जिन भी देशों तक हमें पहुंचानी है। ओके, तो जब भी किसी लाइसेंस का इशू नहीं होगा और किसी तरीके से यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं होगी, ओके, ऑब्स्टेकल नहीं होगा, तो आसानी से जो है वैक्सीन जहां चाहे हम पहुंचा सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो है ना रिच कंट्रीज जो है वो भी अपने और अपने अंदर देख रही है। ओके, तो इंडिया दूसरी और जो है अच्छी तरीके से कोविड वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है, ग्रांट असिस्टेंस भी दे रहा है, मतलब पैसे नहीं ले रहा कुछ मुल्कों से, उनको एज ए ग्रांट जो है ना सहायता के तौर पर यहाँ पर जो है कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर मालदीव्स है, उसको प्रोवाइड की है। ओके, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनको एज ए असिस्टेंस जो है वैक्सीन भारत सरकार ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है वैक्सीन का। ओके, तो बहुत बड़े बड़े मुल्क जैसे यूके है, तो रिसेंटली उसने भी बोला है कि वो 10 मिलियन वैक्सीन जो है ना वो कोविशील्ड की मंगवाएगा। किससे? जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उससे। तो एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वो जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम कोविशील्ड है, और जो भारत बायोटेक बना रहा है उसका नाम कोवैक्सीन है। और जो यहाँ पर कोविशील्ड है ना, वो अपना इंडिजिनियसली फार्मूला नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया हुआ फार्मूला है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ओके, तो उसी को यहाँ पर जब हम यहाँ पर भारत में बना रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसको नाम दिया गया है कोविशील्ड। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन बातों का।
और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 10 मिलियन डोजेस की अभी रिसेंटली डिमांड आई थी यूके की तरफ से। इससे पहले डिमांड आई थी कनाडा की ओर से कि हमें भी जो है कोविशील्ड की वैक्सीन चाहिए अच्छे खासे पैमाने पर। उससे पहले ब्राजील से डिमांड थी, ओके, 20 मिलियन के आसपास, उनको भी डोजेस चाहिए। तो इस तरीके से भारत एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रहा है। साथ ही साथ जो है डोमेस्टिक नीड है ना, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, देखो भारत में अभी दूसरा फेज चल रहा है वैक्सीन का, ओके, जहां पर हम जो है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर 45 ईयर से ऊपर है, और साथ ही साथ उनको कोई और बीमारी है, ओके, तो उनके ऊपर हम इंटेंशन दे रहे हैं कि सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करें। तो भारत में भी साथ ही साथ जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, ओके। हालांकि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है, तो जितने एक दिन में यहाँ पर मैक्सिमम वैक्सीनेशन होना चाहिए, अभी हमारा सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख तक ही चलता है। लेकिन अमेरिका के साथ अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका क्या कर रहा है, एक दिन में कम से कम 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, ओके। मतलब अमेरिका काफी ज्यादा जो है ना एवरेज लेकर जो है आगे बढ़ रहा है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो कोवैक्सीन है, ओके, तो यहाँ पर इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है, और साथ ही साथ जो दूसरी और एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो इन दोनों के द्वारा जो है अच्छा खासा काम जो है किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। और इसी के चलते बात करें कि गवर्नमेंट को अभी जो है ना आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है कोवैक्सीन के, जो इनके डेवलपर्स है ना जैसे भारत बायोटेक है और जो आईसीएमआर, तो इनसे खरीद लेने चाहिए, ओके। तो आईसीएमआर का क्या मतलब है यहाँ पर, तो आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। तो यह भारत सरकार का ही अदारा है। तो दोनों 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 के द्वारा मिलकर ये वैक्सीन बनाई गई थी। तो भारत सरकार यहाँ पर चाह रही है कि इनसे खरीदो, कहा जा रहा है भारत सरकार को कि इनसे आईपीआर खरीद लो, ताकि जो कि जब हम वैक्सीन को बेचे, ओके, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बेचे चाहे बाहर बेचे, तो जितना उसका एट्रीब्यूट आईपीआर के हिसाब से पैसा बनता है उससे कम ही हो, ओके। और इसके अलावा अगर हम इसका लाइसेंस भी देते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो कोवैक्सीन की, तो यहाँ पर उसको भी हम अंडर कंट्रोल रखें कि क्वालिटी कंट्रोल चलता रहे, इस हिसाब से हम जो है ना उसका लाइसेंस इशू करें उसी यहाँ पर मेडिसिन बनाने वाली या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को। तो सब चीजें अश्योर करके फिर ही जो है हम यहाँ पर लाइसेंस उनको दे सकते हैं, अगर भारत सरकार जो है भारत बायोटेक से आईपीआर राइट्स खरीद लेती है तो। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि जो ये मूव है, तो यहाँ पर जो W2 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर जो इस हफ्ते यहाँ पर मीटिंग हुई थी जनरल काउंसिल की, तो वहां पर जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रपोजल दिया था, जहां पर 57 डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्होंने इस प्रपोजल का समर्थन भी किया कि बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो। तो अगर आप आईपीआर राइट्स को यहाँ पर अगर हम खरीदते हैं तो इससे जो गरीब कंट्रीज है उनको सस्ते से सस्ते दामों पर जो है यहाँ पर वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि जो यहाँ पर आईपीआर वेवियर होगा, ओके, तो इसमें हर साल जो है ना इसको रिन्यू किया जाएगा, हर साल इसको रिन्यू किया जाएगा, जो मौका होगा उसको देखकर, जो यहाँ पर सिचुएशन होगी ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज की उसको देखकर। तो यहाँ पर जनरल काउंसिल यहाँ पर जो है जितना यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर रखा गया टाइम पीरियड, उस हिसाब से यहाँ पर सहमति उनकी मीटिंग के दौरान जो है पूरी काउंसिल ने यहाँ पर जो है जाहिर की है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जब तक यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में अच्छे खासे तरीके से मेजोरिटी पॉपुलेशन तक जो है यहाँ पर हम उनको इम्यून नहीं कर देते, वैक्सीन नहीं कर देते, तब तक जो है हम इसको ईयरली बेसिस पे जो है इसको रिव्यू करते रहेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आईपीआर वेव करके प्राइसेस को कम से कम जो है वो रखा जाए। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि आईपीआर वीवीआर का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है कुछ कंट्रीज के लिए, वो हो सकता है कि वो कंपलसरी लाइसेंस इशू कर दे अपने अपने देशों में। लेकिन ऐसा है कि ये जो लाइसेंस इशू करने वाली बात है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ओके, बाइबल है ये पर बात, लेकिन कम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी इतना समय नहीं है, ओके। तो इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है, जिसके तहत ट्रस्ट तभी बनेगा इकोनॉमी रिवाइव होने के ऊपर जब यहाँ पर वैक्सीनेशन अच्छे खासे से हो जाएगी, तभी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, ओके, तभी से जो है ना ग्लोबल मार्केट अच्छे से वर्क करनी शुरू होगी। तो जो यहाँ पर आईपीआर का जो वेवर है ना, मतलब इसको हटाना कि मतलब इसके इसमें यहाँ पर कोई प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा, तो इस यही सुपीरियर है, तो इसी को फॉलो करके जो है हमें यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं चाइना की, तो चाइना भी यहाँ पर वैक्सीन बना रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर वो आईपीआर राइट्स जो है उसको खत्म कर चुका है, और इसी के चलते यहाँ पर वो बना रहा है वैक्सीन, ओके। तो अपनी एज ए जो है सॉफ्ट पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है पूरे वर्ल्ड, क्योंकि मैं देखो कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई आईपीआर राइट नहीं लगा रहा हूँ, ओके। तो सस्ते दामों पर जो है पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर ये तभी मुमकिन है जब चाइना के द्वारा जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो इफेक्टिव भी हो, ओके। तो देखो भारत की जो वैक्सीन की ना डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, दूसरी ओर चाइना भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, भेज रहा है वैक्सीन, लेकिन भारत की यहाँ पर वैक्सीन जो है खासतौर पर जो कोविशील्ड है ना, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। तो और सबसे जो बड़ा यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी जो कहा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहा जा रहा है, ओके, वैक्सीन का। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर पैंडेमिक से पूरे वर्ल्ड को अगर हम रिकवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर
हमें सब जगह फोकस करना होगा कि कोई छोटी से छोटी कंट्री भी जो है ना, वो भी जो है गरीब से गरीब कंट्री भी जो है वो पीछे ना रह जाए। तो इसी के चलते जो आईपीआर फ्री वैक्सीन होगी ना, वो मदद करेगी हमारे आने वाले समय में। और जो अच्छी खासी जहाँ पर इम्यून सिस्टम है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पूल इनटू रो इन फ्यूल। सो अभी फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि कैसे पूरे ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और भारत भी यहाँ पर गुहार लगा रहा है बाकी कंट्रीज के साथ कि थोड़े प्रोडक्शन में आप बढ़ोतरी कर लो, ताकि जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल के वो कम हो जाए। लेकिन अभी जो सिनेरियो है ना, इस आर्टिकल में सिनेरियो है कि इंडिया के बारे में। तो इंडिया किस तरीके से जो है क्रूड ऑयल को डील करके चलता है, किस तरीके से प्राइस हाइक हो जाता है, यहाँ पर क्या क्या खामियां हैं, कैसे कैसे प्राइस बढ़ता है भारत में आकर। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से इस आर्टिकल में बातें की गई है। और शुरुआत में यहाँ पर बात करें कि अभी रिसेंट आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस है वो कितने बढ़ चुके हैं। चाहे पेट्रोल की बात कर लो, चाहे आप डीजल की बात कर लो। ओके, हालांकि अगर इसके कंपैरिजन में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की हम बात करें ना, तो वो हिस्टोरिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। तो कहने का मतलब है, अभी हमने फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ा कि जो प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का मार्केट में, वो है $70 पर बैरल। ओके, लेकिन अगर हिस्टोरिकली इंडिया के हिसाब से बात करोगे ना, तो ये भारत जो है ना, पिछले कुछ समय में, पिछले 5-7 सालों में $150 पर बैरल तक यहाँ पर देकर तेल इंपोर्ट करता रहा है। ओके, 150 से यहाँ पर $120 तक आया, फिर 100 तक आया, अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो है 70 तक आया। ओके, तो 2015-16 से लेके यहाँ पर 2019-20 तक यहाँ पर ये $50 पर बैरल से नीचे ही रहा है। ओके, तो अभी ये $70 जो है पर बैरल दोबारा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कम ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर किया क्या है, हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी, जो इतने बड़े पैमाने पर एक्साइज ड्यूटीज लगाई हुई है ना, और जो यहाँ पर वैट लगाया, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा, तो इनको जो है अभी कम करना होगा। ओके, तो दोहरी मार जो है ना वो पड़ती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और दूसरा जो है जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का टैक्स होता है। इसी के चलते आपको जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम होते हैं ना, वो कम ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है इक्वल दाम जो है हर एक राज्य में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि राज्य के पास भी यहाँ पर अथॉरिटी होती है, उसको भी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर जो है आता है। ओके, और अगर इसको बात आगे करें कि अगर जीएसटी में रखते हैं ना, सपोज करो अगर ये जीएसटी के अंतर्गत होता है पेट्रोल, तो फिर एक ही जैसा प्राइस होगा पूरे भारत में। ओके, तो अभी क्या हो गया, अभी इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि 2017 में भारत सरकार एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लेकर आई थी। इसको बोल्ड टैक्स रिफॉर्म कहा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ओके, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है जैसे आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स कटौती होती है ना, इनकम टैक्स कटता है, तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। ओके, तो 2017 में यहाँ पर भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया था, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि पूरे भारत में अभी जो है ना एक मार्केट जो है हमने बना दी है पूरे भारत में। तो एक ही टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स। ओके, जीएसटी सिर्फ, और कोई भी यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टैक्स नहीं होगा। ओके, सारा का सारा यहाँ पर जो राज्यों के बॉर्डर है उनको खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया। ओके, अब जीएसटी जो है एक ही पैमाने पर लगेगा पूरे भारत में। तो ऐसा यहाँ पर उस समय सोचा, लेकिन उस समय ऐसा किया गया कि जो जीएसटी काउंसिल थी, तो जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के जो है फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, और जो जीएसटी काउंसिल के जो यहाँ पर चेयरमैन होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। ओके, तो यहाँ पर जब भी बैठक होती थी, तो यहाँ पर राज्य कहीं कभी नहीं माने कि यहाँ पर कोई पेट्रोल और डीजल जो है ना उनको भी जीएसटी में डाला जाए। तो यहाँ पर इसी के चलते उसको जीएसटी का हिस्सा नहीं बनाया गया पेट्रोल और डीजल को, तो यहाँ पर जीएसटी से वो बाहर ही रहा। तो यहाँ पर वही बात करें कि जब तक वो जीएसटी में नहीं आएगा ना, तब तक जो हमारे कंज्यूमर जो है ना उनके ऊपर बोझ पड़ा रहेगा हमारी इकोनॉमी में, कि यहाँ पर डबल टैक्सेशन जो है ना उनसे होती रहेगी। तो एक टैक्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और दूसरा टैक्स ले रही है राज्य सरकार। ओके, तो इस तरीके से दोहरी मार पड़ रही है हमारे जो कंज्यूमर्स है उसके ऊपर। तो अभी इसी के रिगार्डिंग, इसका सोल्यूशन के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि स्टेट्स यहाँ पर राजी हों, ता जो कि यहाँ पर जो है ना टैक्स सॉवरेंटी के तहत यहाँ पर पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस को भी जीएसटी का हिस्सा बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों को, उनको यही डर है कि उनका एक ह्यूज लॉस हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंस हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, तो हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो भी चला जाएगा। ओके, तो अभी सिर्फ 4 चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर है। एक यहाँ पर पेट्रोलियम है। ओके, तो पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस सब कुछ आ जाएगा।
और दूसरा यहाँ पर रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में जब आप जमीन वगैरह खरीदते हो, ओके, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको यह टैक्स लगता है, ओके। तो जिसको यहाँ पर रजिस्ट्री टैक्स भी इसको बोलते हो कि जो रजिस्ट्री होती है, तो इसका भी 4 से 6% जो है, जितने भी टोटल वैल्यू होगी आपकी प्रॉपर्टी की, तो वो सरकार के पास जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें अल्कोहल की, शराब जो होती है, तो ये भी जीएसटी से बाहर है। तो यहाँ पर भी राज्य जो है अच्छा खासा जो है रेवेन्यू कमाते हैं शराब से भी। तो यहाँ पर जो चौथी यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो भी जो है जीएसटी से बाहर है, ओके। कहा तो हालांकि ये भी चाहता है कि चारों को जीएसटी के अंतर्गत लेकर आओ, लेकिन अभी यहाँ पर बात करें कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी का हिस्सा बनाओ। लेकिन चीफ मिनिस्टर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू लॉस का यहाँ पर ह्यूज लॉस जो हो जाता है इसी के चलते। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रास्ता यहाँ पर निकालना होगा कि स्टेट्स को वो प्रॉमिस करें कि जो है, जो जितने भी सेंट्रल सेसेस होंगे, ओके, जहाँ सरचार्जेस होंगे, तो इनमें अच्छा खासा हिस्सा जो है वो राज्य को दिया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो आर्टिकल 270 है हमारे संविधान का, उसको यहाँ पर अमेंड करना होगा, ओके। और साथ ही साथ इसके अलावा जो हमारा फाइनेंस कमीशन जो यहाँ पर डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस की बात करता है, तो उसके तहत यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर करना होगा जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ। तो जो आर्टिकल 270 है वो इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पर बात करता है कि उसी भी यहाँ पर अमेंडमेंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर बात करें सेसेस की, तो यहाँ पर अलग तरीके से ये भी एक तरह का छोटा सा टैक्स होता है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम अंदर में होता है कि किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल सेस लगा दिया, ओके, या फिर एजुकेशन सेस लगा दी, तो इस तरीके से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो उसी पर्पज के लिए यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। और सरचार्जेस होते हैं टैक्स ऑन टैक्स, ओके। एक टैक्स लग गया, ओके, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ओके, तो उसके ऊपर एक टैक्स था, तो सरचार्ज कहने का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, थोड़ा सा और टैक्स उसके ऊपर लगा दिया। तो पेट्रोल और डीजल जैसे यहाँ पर कमोडिटीज के ऊपर ऐसे सेस भी लगते हैं और सरचार्जेस भी लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्राइस जो है वो हाइक हो जाता है। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य आपस में यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हैं जीएसटी के तहत, यहाँ पर पेट्रोलियम के तहत, तो यहाँ पर इनके अपने भी यहाँ पर कोई मायने निकल कर आते हैं इनके अंतर्गत अगर हम बात करें। तो यहाँ पर जो सेसेस निकल कर आते हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ये लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ओके, इसी के चलते जो सरचार्जेस होते हैं, तो जैसे इसको टेम्परेरी टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, ये भी थोड़े समय के लिए लगते हैं, ओके। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है ना सिनेरियो, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो वो भी काफी बढ़ जाता है भारत सरकार का, ओके, क्योंकि पैसा ही लगना है, वो टैक्स ही लगना है किसी ना किसी तरीके से, तो पैसा पैसा तो बढ़ेगा ही, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और क्रूशियली आगे यहाँ पर बात करेंगे जो आर्टिकल 270 है ना, तो इन सब चीजों को जो यहाँ पर लिस्ट होती है शेयरेबल टैक्सेस की, तो उसमें से, इस लिस्ट में से बाहर रखता है, ओके। मतलब कि किस तरीके से अच्छा खासा शेयर हो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच में। और इसी के चलते यहाँ पर जो प्रॉमिस किया गया था 14th फाइनेंस कमीशन के तहत कि 42% शेयर जो है ना यहाँ पर डिविजिबल पूल के तहत हो, मतलब 42% शेयर जो है राज्यों को मिले, ओके, उनके यहाँ पर जितने भी टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअल जो डिवोल्यूशन होती है वो सिर्फ 35% के आसपास है, मतलब कि काफी कम इसको जो है कहा जा रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर अगस्त 2018 की एक रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट का नाम है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट, ओके। और साइट में लिंक है, तो इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़ना हो तो। तो इसके इसके हिसाब से यहाँ पर क्या कहा गया था इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको कि यहाँ पर कमीशन किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी चाहिए कि सेसेस को कम करे, सरचार्जेस को कम करे, और यहाँ पर अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए अपनी फंक्शनिंग में, किस तरीके से आप जो है काम करें, किस तरीके से कितना टैक्स आपके पास आ रहा है और उसमें से कितना पैसा आप जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो राज्यों को। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी कोई रिकमेंडेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दी थी, ता जो कि अगर इन आइटम्स को भी हम जो है डिविजिबल पूल के तहत जोड़ सकें और अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर जो है वो राज्यों को हम प्रोवाइड कर सकें। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर जो फायदा नजर आएगा आपको, तो वो अगर दूसरे वाला रूट अगर हम फॉलो करते हैं तो उसी में आपको फायदा नजर आएगा। तो जो अभी हमने बात की उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो कही जा रही है इसके रिगार्डिंग कि ये सस्टेनेबल होगा कि यहाँ पर जो है जब फाइनेंस कमीशन, हालांकि फाइनेंस कमीशन ऐसा करता नहीं है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो रोके कि यहाँ पर जो है टेम्परेरी टैक्सेस के ऊपर जो है अपना रिलायंस करना आप छोड़ दो, ओके। हालांकि ऐसा ये मुमकिन नहीं है, ओके। कोई भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोक नहीं सकता कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर सेस इम्पोज ना करे या फिर सरचार्जेस को यहाँ पर ना करे, ओके। तो ये सरकार करती ही करती है, चाहे फाइनेंस कमीशन उसको कहे भी कि आप जो है इनको कम कर दो, चाहे यहाँ पर ना करो, ओके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पर सिचुएशन होती है फाइनेंसेस की, वो भी कोई इतनी खास बढ़िया नहीं होती। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो यहाँ पर वो हमेशा स्ट्रेस्ड ही रहती है, ओके। तो फ्यूचर के हिसाब से वो स्ट्रेस्ड ही होती है, जिस हिसाब से यहाँ पर उनको उनको भी जरूरी होता है कि हम सेसेस लगाएं और सब चार्जेस लगाएं, ओके। तो
तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेम्परेरी टैक्स हाइक होते हैं तो वो नेसेसरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इनको अबॉलिश कर दे, टैक्सेस को ही अबॉलिश कर दे, सेसेस और जो सरचार्जेस है उनको, तो ये कोई समझदारी वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ओके। और दूसरी जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि स्टेट्स जो है ना अपने आप को फील करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनका हिस्से का जो शेयर होता है टैक्सेस का उसको खा जाती है। ओके, पर्याप्त जो है जितना यहाँ पर डिविजिबल पूल बनता है, उनके शेयर्स का हिस्सा बनता है, वो नहीं दिया जाता है। ओके। और इसी के चलते बजट 2021 में यहाँ पर बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सेस जो है ना यहाँ पर कुछ कमोडिटीज के ऊपर लगाया जाएगा। ओके। और साथ ही साथ जो है कस्टम और एक्साइज ड्यूटी जो है वो कुछ कमोडिटीज के ऊपर घटाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से राज्यों के साथ जो इक्वली मैनर पे जो है यहाँ पर सेसेस का अगर बंटवारा किया जाता है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जिस तरीके के भी यहाँ पर झूठे इल्जाम लगते हैं ना, तो वो नहीं लगेंगे आने वाले समय में। और यहाँ पर जो तीसरी बात कही जा रही है वो कही जा रही है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 2003 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये क्यों बनाया गया था? तो यहाँ पर एक टारगेट रखा गया था इस एक्ट के तहत कि भारत सरकार आने वाले समय में जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट होगा ना, उसको सिर्फ 3% तक लेकर चलेगी। ओके, 3% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है होना चाहिए हर साल के बजट में। ओके। तो इसको फिजिकल रूप में जो है यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल रूप में इसको सही करना है। 3% का फिजिकल डेफिसिट हो, तो अगर इतना फिजिकल डेफिसिट होता है तो जितना भी हमारा वित्तीय घाटा होता है ना, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर नहीं बढ़ेगा और यहाँ पर ज्यादा ब्याज की किस्तें हमें नहीं देनी होगी। ओके। जितना ज्यादा कर्जा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा डेफिसिट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा हमें लोन उठाना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें यहाँ पर ब्याज की किस्तें देनी पड़ेंगी। तो ब्याज की किस्तें भी कैसे जाएंगी? जो टैक्सेस से पैसा आएगा उन्हीं से जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको 3% तक कंट्रोल करने की बात कही गई थी 2003 में। ओके। लेकिन जब 2021 का फरवरी महीने जब बजट अनाउंस किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो उस समय क्या टारगेट रखा गया? उस समय फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया 4.5%। ओके। तो ये आने वाले कुछ सालों में 2025-26 तक जो है यहाँ पर ये टारगेट को अचीव करना है। हालांकि जब से ये FRBM एक्ट बना है 2003 से, तब से भारत सरकार यही टारगेट लगाकर चलती आई है कि 3% तक जो है फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन पिछले काफी लंबे साल समय समय यहाँ पर करते रहे, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए। 3% तक कभी नहीं आ पाया। ओके। ये हमेशा 4% या 3.5% तक ही रहा था। लेकिन अभी पैंडेमिक के बाद तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी ये जो है ना 9% के आसपास के यहाँ पर घूम रहा है। ओके। तो 4.5% तक इसको लेकर आने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी आने वाले कुछ सालों में। तो 9% तक हमारा फिजिकल डेफिसिट पहुंच चुका है। ओके। लेकिन इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्यों की, कि देखो सन 2003 में ये FRBM एक्ट लागू हुआ। ओके। तो इसमें राज्यों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपना फिजिकल डेफिसिट जो है उसको भी आप कंट्रोल करके चले, 3% तक आपने कंट्रोल करना है। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर और भी बहुत बड़े यहाँ पर जो है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन जो थी, कानून जो थे, वो पारित किए गए राज्य सरकारों के द्वारा। ओके। तो यहाँ पर राज्यों ने यहाँ पर क्या किया, अपने यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट टारगेट को मीट करने के तहत ना, जो स्पेंडिंग करनी चाहिए थी बजट के, राज्यों के जो बजट थे उनमें, तो उनमें कमी कर दी, खर्चा करना कम कर दिया। जितना यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा होता रहा, आप देख लो ये चार स्रोत जो है, ओके, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, जो जीएसटी से बाहर है, अगर इनसे भी अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के पास आता है तो उसी की तरीके से बजट तैयार करती है। ओके। जो फाइन वगैरह लगा के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, या फीस वगैरह लाके जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, तो उसी से भी अपना बजट तैयार करती है। ओके। तो उसी बजट में क्या कर रही है अभी सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है, अपना खर्चा बहुत कम कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम कर रही है। ओके। तो कहने का मतलब अपने बजट को सरप्लस रखने की यहाँ पर वो ऐसे इस तरीके से काम चल रहा है। देखो, जब भी बजट सरप्लस हो जाएगा तो इकोनॉमी की ग्रो होने की रफ्तार कम होगी। ओके। और जब जब बजट डेफिसिट रहेगा ना, तब ही इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तब ही पैसा जो है मार्केट में फ्लो करता रहता है। और जब आप ये कह लो कि मैंने सिर्फ जितना पैसा मेरे पास आया, मैंने सिर्फ उतने पैसे को ही लगाकर जो है अपना काम चलाना है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा। नए नए जो प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हो उसके ऊपर आप पैसा खर्चा नहीं करोगे, पैसा खर्चा नहीं करोगे, फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है ना उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो भारत सरकार का साल का बजट जो होता है वो अनबैलेंस्ड बजट ही होता है, उसमें फिजिकल डेफिसिट होता है। ओके। लेकिन जितना रेवेन्यू होता है उससे ज्यादा ही यहाँ पर खर्चा किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ओके। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड बजट। तो यहाँ पर राज्य सरकारें क्या कर रही है, बहुत कम खर्चा कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था ना, उसको ऑन पेपर हमारी राज्य सरकारों ने इसको हासिल कर लिया है। ओके। 3% का जो है यहाँ पर जीडीपी, जितनी भी राज्य सरकारों की जीडीपी होगी उसका 3% जो है ना, उतना ही फिजिकल डेफिसिट ये लेकर चल रही है। लेकिन इसमें जब हम अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो स्टेट बजट्स में बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर खर्चा कम कर दिया गया है, खासतौर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसी तरीके से आगे बात कर रहे हैं
कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ जो एफआरबीएम एक्ट था उसके खिलाफ हो रहा है। मतलब ओके, खिलाफ हो रहा है मतलब इस तरीके से ये चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने 3% जीडीपी का अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन जो डेवलपमेंट थी उसमें कमी आ रही है ना। तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जब राज्यों ने यहाँ पर कमी की है, तो यहाँ पर पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसा देखने को मिला है। तो यहाँ पर इकोनॉमी की जो रफ्तार है ओवरऑल, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो है ना ढिलाई जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब धीमी हो रही है रफ्तार इकोनॉमी की ग्रो होने की। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी करती है, और जितना भी यहाँ पर राज्य सरकारें करती है ना वो बहुत कम रहता है, जिसके तहत हमारी इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो स्लो होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर हम स्टेट राज्यों का जो डिविजिबल पूल जो है, जो उनका जो हिस्सा है उसको अगर हम बढ़ाते हैं ना, और यहाँ पर इससे क्या होगा, वो जितने भी उनके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज होंगे राज्यों के पास, उनको अच्छे खासे तरीके से वो यूज कर पाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको आप अपना जो है उसको एनहांस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ जाएगी राज्यों में भी। तो यहाँ पर फाइनली बात करें कि जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 270 की, तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरीके से इंसेंटिव दे सकती है कि ता जो अपना जो टैक्स पाई है ना, थ्रू बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो बढ़ा सकते हैं। मतलब टैक्स कलेक्शन उनकी बढ़ सकती है अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अच्छी खासी तरीके से अगर काम करेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो इजी रूट जो है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का, तो उसको यहाँ पर शट करना होगा। और यहाँ पर कोशिश करनी है कि टैक्सेस हम रेस करेंगे, लेकिन जो हिस्सा है ना वो राज्यों को उनका हिस्सा उनका बराबर दीजिए, और ता जो कि अच्छे पैमाने पर जो है अच्छी खासी ग्रोथ सभी राज्यों में हो। तो सभी राज्यों में ग्रोथ होगी तभी तो देश की ग्रोथ होगी ना। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि स्टिल अपने टैक्सेस जो है रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हर्ट जो टैक्स पेयर्स है उनको भी यहाँ पर हर्ट करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। उनको हर्ट किए बिना जो है टैक्सेस जो है उनको रिवाइज किया जा सकता है, अगर अच्छे पैमाने पर हम उनका शेयर राज्यों को उनको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ओके, और अच्छे तरीके से एक माहौल बनाते हैं कि किस तरीके से एक रास्ता बने, ता जो कि टैक्स पेयर के ऊपर कम बोझ हो और इकोनॉमी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से आगे चलती रहे। और इसी के चलते आगे बात करें कि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है ना, तो वो यहाँ पर पहली बात तो बहुत टफ होगी इनेक्ट करना, दूसरी यहाँ पर अगर बन भी जाती है तो एक डेड लेटर की तरह रहेगी, वो काम नहीं करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑथर बात करें कि 80th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था सन 2000 में, तो वहां पर भी इसी सिमिलर पर्पस के लिए उस एक्ट को पास किया गया था, लेकिन उसके बाद में राज्यों ने इस चीज का अच्छा खासा फायदा उठाया, उनको अच्छा खासा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स कलेक्शन में से शेयर मिलना शुरू हो गया था। पहले की उनको यहाँ पर इनकम टैक्सेस और यूनियन की जो एक्साइज ड्यूटीज जो होती थी उनमें से बहुत कम शेयर जो था वो यहाँ पर राज्य को मिलता था, लेकिन ये 80th अमेंडमेंट होने के बाद अच्छा खासा उनको शेयर मिलना शुरू हो गया। तो अभी ऑथर यही बात कर रहे हैं कि फिर इसी चीज को जो सिमिलर अमेंडमेंट को अगर दोबारा करना चाह रहे हैं आर्टिकल 270 में, तो फिर वो यहाँ पर जो है क्यों खराब होगी, वो भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी। वो भी जो है जो स्पिरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की उसको और आगे बढ़ाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें हमें हमारे संविधान की, तो यहाँ पर वहां पर कहा गया है कि अगर कोई भी बिल इस आर्टिकल 368 के तहत हम पास करते हैं पार्लियामेंट में, तो उसको यहाँ पर 50% ऑफ स्टेट्स की यहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए। अगर वो 50% राज्य मानेंगे तभी जो है यहाँ पर जो उस बिल को पारित माना जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन राज्यों के पास जाएगी कि आपको हिस्सा आपका बढ़ाया जा रहा है, आपको सेसेस में जो है आधा आधा हिस्सा आपको मिलेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और आधा जो है आप रखेंगे, तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा कि जो उसको बिल को पास होने से रोक दे। ओके, तो उनके लिए एक तरह का बोनाजा होगा। ओके, यहाँ पर जैकपॉट होगा उनके लिए, तो वो उसको यहाँ पर करेंगे करेंगे पास करेंगे करेंगे। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि फर्दर जीएसटी की भी आप एक्सपेंशन भी करें, उनको यहाँ पर पेट्रोलियम जो है, इसके अलावा जो और भी यहाँ पर प्रोडक्ट जो बाहर है उनको भी यहाँ पर उसको जीएसटी के अंतर्गत लेकर आइए। इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर अगर सेंट्रल अगर फंड यहाँ पर देती है तो सेंट्रल के पास फंड्स की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑथर सोल्यूशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया हुआ है डिफेंस के लिए। ओके, जिसकी यहाँ पर जो कीमत है, जो राशि है वो 2.38 लाख करोड़ है आने वाले 5 सालों तक। ओके, तो ये लैप्स नहीं होगा। ओके, कभी ये बंद नहीं होगा। तो ये जो है ना यहाँ पर रिकमेंड किया गया था इस फंड को बनाने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर फंड है ना, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप फंड उठा सकते हो और अपनी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ से फाइनेंस कर सकते हो। और इसी के चलते आखिर में बात करें कि जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर नजर बना के रख सकता है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो डिविजिबल पूल है, जो शेयर है, उसको यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रही है, किस तरीके से वर्टिकल डेवोल्यूशन उनका हो रहा है। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के बाद जो यहाँ पर जो हमारी पंचायती जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज की जो सरकारें होती है वहां तक कैसे फंड जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर सकती है, प्रायोरिटाइज कर सकती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में मैंने यहाँ पर पहले स्पेंड करना है। ओके, ना कि यहाँ पर इस तरीके से देखें
कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर जो आइटम है या कौन सा सेक्टर जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, कौन सा जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्पेंडिंग करे। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है उनको प्रायोरिटी बनाकर जो है यहाँ पर स्पेंडिंग करने की बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। तो राज्य यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट होती है, देखो 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यहाँ पर जितने भी कानून बनते हैं वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में जितने भी कानून बनाए जाते हैं, तो जो भी स्टेट लिस्ट में यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, ओके। राज्यों के यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस है वो राज्य का सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग राज्य खुद से कानून बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, ओके, तो यहाँ पर राज्य सरकारें भी इसके रिगार्डिंग स्कीम्स निकालती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी निकालती है, और इसी तरीके से इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है सेसेस का हम इंक्लूजन कर सकते हैं जनरल डिविजिबल पूल ऑफ वर्क, जो है यहाँ पर जिस तरीके से शेयर जाना चाहिए राज्यों को, तो ये कैसे यहाँ पर वर्क करेगा एक्चुअल में, ओके। तो यहाँ पर जो पॉसिबल सोल्यूशन इसका निकल सकता है उसकी रिगार्डिंग बात की जा रही है। जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो क्या कर सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेसेस के अलावा जो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पसेस ग्रांट्स देती है ना राज्यों को, तो उनको यहाँ पर कंबाइन करके जो ना उनका यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया जा सकता है राज्यों के लिए, ओके। तो अगर हिस्सा बढ़ता है राज्यों का तो उनको ज्यादा पैसे जाएंगे, ओके। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन जो है बताया जा रहा है, जो सेसेस की यहाँ पर जो है डिविजिबल पूल होगा राज्यों के लिए। और इसी के चलते आखिर में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लोअर लेवल गवर्नमेंट्स होती है, जैसे राज्य सरकारें हैं, ओके, तो राज्य सरकारें से भी जो नीचे यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकारें होती हैं, जब पंचायती राज्यों की सरकारें होती है, तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की जा रही है। तो जो लोअर लेवल गवर्नमेंट्स होती है उनका यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है ना ज्यादा होता है अपने नागरिकों के साथ, ओके, तो ज्यादा अकाउंटेबल होती है वो। तो अगर उनको यहाँ पर अच्छा खासा सेस रेवेन्यू मिलता है उनका, तो उनसे कंप्लायंस और बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से वो जो है ना यहाँ पर सिटीजन्स का भला कर सकती है। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को यहाँ पर और बेटर करना होगा, तो इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर ना अच्छे तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है उनको डिफाइन करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, और उनके ऊपर काम भी करना होगा अच्छे से। और जो इस आर्टिकल के राइटर हैं वो यहाँ पर फॉर्मर रिसर्चर्स हैं, इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल स्टडीज लंदन, यूके। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें कि कल का दिन क्या हुआ, कि जो मैसेजेस जो एसएमएस आते थे ना, तो यहाँ पर काफी डिसरप्शन जो थी यहाँ पर देखने को मिली अलग अलग आधारों में। जो एसएमएस कर रहे थे वो आप नहीं कर पाए, जैसे बैंकिंग हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे आधार वेरिफिकेशन आपने करवानी थी, चाहे आपने अपनी कोविड वैक्सीन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी थी, तो उसके चलते एसएमएस पास आउट नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए, तो यहाँ पर बात करें जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो यहाँ पर जो है ना कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो है ना उनको लागू कर रही थी, जो कि हाल ही में जो हमारा ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया था टेलीकॉम्स को, जो जितनी भी टेलीकॉम एंटरप्राइजेस है, कि 8 मार्च से पहले पहले जो है ना आपने इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को अप्लाई करना है, ओके। तो ये नॉर्म्स किसके लिए थे, ये नॉर्म्स थे जो पेस्की मैसेजेस होते हैं, मतलब जो परेशान करने वाले मैसेजेस जो कस्टमर्स को आते हैं ना, तो इनको रोकना है, ओके। तो इनको रोकने के चलते यहाँ पर जो है ट्रायल किया जा रहा था, यहाँ पर नॉर्म्स जो थे इनको इन्फोर्स किया जा रहा था टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर कुछ डिस्ट्रप्शन देखने को मिली। यहाँ पर एक दिन पूरा जो यहाँ पर जो है मैसिव डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिली लोगों को। तो तरीके अलग अलग तरीके की यहाँ पर कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जितने 1 बिलियन डेली कमर्शियल एसएमएस होते हैं पूरे भारत में, तो उनमें से 40% जो थे वो डिलीवर ही नहीं हुए, ओके। तो यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाए, इसका रीजन यही है कि वो अपने नए नॉर्म्स को एनफोर्स कर रही थी, जिस तरीके से कोई ना कोई टेक्निकल यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। और इसी के चलते यहाँ पर जो फेलियर रेट रहा, तो यहाँ पर जो टॉप बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई है या पीएनबी या आईसीआईसीआई, तो यहाँ पर 25% यहाँ पर फेलियर रेट रहा। इसके अलावा जो आधार वेरिफिकेशन है, जो कोविन रजिस्ट्रेशन क्या है, जिसके तहत जो है ना इस पोर्टल को अगर आप खोलोगे तो आप अपने आप को वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, प्री रजिस्टर कर सकते हो, कि मेरी वैक्सीन कब लगेगी, टाइम स्लॉट आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐप बनाई गई है। तो अभी इसका भी रुझान काफी चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप डिसरप्शन देखने को मिली। इसके अलावा जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, या फिर जो कार्ड पेमेंट आप करते हो, या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, वहां पर यहाँ पर रुकावट देखने को मिली। ट्रेन बुकिंग जो होती है वहां पर रुकावट देखने को मिली। जो अमेजोन जैसे या फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी यहाँ पर रुकावट देखने को मिली। तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर डिसरप्शन कल का दिन देखने को मिली थी। रीजन क्या था, रीजन ये है कि 2018 में यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रेगुलेशन दी थी कि जो भी यहाँ पर खराब परेशान करने वाले मैसेजेस आते हैं ना, तो उनको आपने रोकना है। तो यहाँ पर उनका जो कंटेंट है ना वो आपने रजिस्टर करना है, ओके, अपने अपने एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो 8 मार्च तक की इनकी डेडलाइन थी, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर जो बात करें कि इम्प्रॉपर कंटेंट रजिस्ट्रेशन आल्सो हैम्पर डिलीवरी ऑफ कमर्शियल एसएमएस, मतलब कि जब भी रजिस्ट्रेशन कोई करता था कमर्शियल एसएमएस जो थे वो भी जो थे पास आउट नहीं हो पाए।
और आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, तो वो प्रोब कर रही है, यहाँ पर पड़ताल कर रही है जो एंटीलिया बॉम्ब्स कार केस है। तो यहाँ पर ये एंटीलिया जो है ना, ये अंबानियों का घर है, ओके, मुंबई में। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले 25 फरवरी को क्या हुआ कि इनके घर के पास ना एक एसयूवी गाड़ी मिली, जो कि एक्सप्लोजिव से बड़ी हुई थी, ओके। तो यहाँ पर भरी भरी गाड़ी थी, तो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो अब उस गाड़ी का जो मालिक था ना, तो जब उसकी पहचान की गई, तो यहाँ पर पता चला कि उसकी भी डेथ जो है हो चुकी है। तो 5 मार्च को उसकी डेथ हो गई, ओके, थाने में। तो ये गाड़ी जो है चोरी करके, यहाँ पर जो है चोरी की गाड़ी थी, चोरी करके यहाँ पर लगाई गई थी, उसमें अपने एक्सप्लोजिव वगैरह, जो यहाँ पर बम का और भी जितना मटेरियल होता है उसको भरकर, ओके। तो एनआईए जो हमारी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो है दोबारा से री रजिस्टर करेगी इस केस को। दूसरी ओर जो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पर इसको अपनी तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। और यहाँ पर ऑर्डर आया है एनआईए को, किसका? जो हमारा एमएचए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। तो उसी के ऑर्डर के तहत जो है एनआईए काम करती है। तो यहाँ पर अभी पड़ताल करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर एग्जामिन करेगी जो भी फोरेंसिक जो है एविडेंस निकल कर आते हैं, जो यहाँ पर उस कार के मालिक थे उनके खिलाफ, ओके। तो यहाँ पर जो मृत्यु उनकी हुई, वो क्यों हुई, ओके। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है पूरी प्रोब अभी चल रही है। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो एलोकेशन की जानी होती है ना हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंस बजट में, तो उसके तहत जो यहाँ पर प्रोजेक्शन दी जाती है कि इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो एलोकेशन होती है तो उसमें काफी गैप देखने को मिल रहा है। मतलब कि जितना कहा जाता है उससे काफी कम पैसा जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो गैप यहाँ पर देखने को मिला है प्रोजेक्शंस और एलोकेशंस में, वो है हमारी जो इंडियन नेवी। वहां पर, ओके, इस साल में यहाँ पर सबसे कम पैसा उनको यहाँ पर जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो हमारा एयर फोर्स है ना, तो वो भी जो है इस तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस कर सकती है। हालांकि उसको जो एलोकेट किए गए हैं यहाँ पर पैसे, कि अपना जो कैपिटल एक्सपेंसेस खर्चे जो आपने करने हैं, उसके लिए यहाँ पर 53,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो है दिया गया है। तो जो यहाँ पर एलोकेट किया, जो यहाँ पर सॉरी प्रोजेक्ट किया गया था, वो 77,000 करोड़ के आसपास था। और अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो सबसे कम गैप जो है यहीं पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो, अभी एडिशनल ट्रूप्स हमने लद्दाख में यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग चाइना के साथ लद्दाख में हमारा जो अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है ना वो जारी है। तो वो अंडर प्रोसेस, जिसके तहत यहाँ पर सबसे कम गैप जो है ना प्रोजेक्शन और एलोकेशन ऑफ डिफेंस बजट में, जो यहाँ पर इंडियन आर्मी के केस में है। और इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है ना उसको यहाँ पर फॉलो अप करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफेंस बजट के साथ साथ। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी नॉन लैप्सेबल फंड की एक बात की थी, जो बात करी थी एक आर्टिकल डिस्कस करते हुए, तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर नॉन लैप्सेबल फंड बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसको यहाँ पर प्रमोट करने की बात करें कि अच्छा खासा पैसा उसमें हो, और उसी से पैसा उठाकर जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस को हम दे सके जब यहाँ पर फंड्स की कमी हो। तो इस तरीके से जो गैप है ना उसको कम करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आगे अगर बात करें जो नई न्यूज है हुआवे के बारे में, देखो हुआवे जो है ना, वो टेलीकॉम टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो चाइना की कंपनी है ये, तो काफी बड़ा इसका एम्पायर है, काफी बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो उसके सीईओ है, जिनका नाम है डेविड ली, तो उन्होंने यहाँ पर बात की कि अभी जब 5G ट्रायल जब यहाँ पर शुरू होंगे भारत में, तो उसके तहत ये कंपनी चाह रही है कि भारत में जो है ना अलग अलग वेंडर्स ढूंढे जाएं, ठेकेदार ढूंढे जाएं, जिनके तहत मिलकर जो है ये 5G के इक्विपमेंट बनाएंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटी कंसर्न जो है भारत के, उनका भी ध्यान रखा जाए, वो डैमेज ना हो। और साथ ही साथ ये भी बात उन्होंने कही कि यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर चाह रही है कि टेस्ट लैब जो है ना उसको सेटअप हम करने जा रहे हैं भारत में। तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है हम भारत के साथ मिलकर काम करें 5G के क्षेत्र में। और ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है ना, किस जिस तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि हुआवे 5G ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेगी भारत में या नहीं करेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता जो है, इसको खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर हमें ऑफर करना चाहिए ताकि कि हम भी भारत में आकर जो है अच्छी खासी मार्केट डेवलप करें 5G ट्रायल्स में, और सस्ता और सही जो चीज है उसको हम जो है आगे डेवलप कर सके और प्रोड्यूस कर सके और प्रोवाइड कर सके भारत के सिटीजन को। और आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार जो है ना आज अपना बजट जो है पेश करने जा रही है 2021-22 का। तो अभी जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की, तो उस सरकार का अभी दूसरा बजट है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र राज्य के, वो है अजीत पवार जी। तो यहाँ पर इस बजट में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 10,000 करोड़ के आसपास का, जो फिजिकल डेफिसिट है वो 66,000 करोड़ के आसपास का है, ओके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहाँ पर 0% इंटरेस्ट होगा अगर 3 लाख तक का कोई भी लोन उठाते हैं, क्रॉप लोन उठाते हैं फार्मर्स, ओके। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ना मेजर हाईवेज के ऊपर यहाँ पर बनाने जा रही है, जैसे मुंबई पुणे, मुंबई गोवा, मुंबई नासिक, ओके। इसके अलावा 75,000 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा जो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वहां पर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, तो यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल अपनाया जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ओके। तो यहाँ पर सरकार भी पार्टिसिपेट करेगी,
और पार्ट जो प्राइवेट होल्डर्स है वो भी जो है यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी है तो यहाँ पर 1% तक इसको कम कर दिया गया है अगर आप कोई घर खरीदते हो उसके मामले में। ओके, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली बात करें इन द नेम ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अगर अपने घर के वुमेन मेंबर के नाम पर आप अगर घर खरीदते हो ना तब जाकर जो है आपको 1% की रिडक्शन मिलेगी स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी मतलब क्या है, एक तरीके से ये एक टैक्स ही होता है जो सरकार लेती है जब आप कोई भी घर खरीदते हो या बेचते हो। खासतौर जब अगर खरीदते हो ना तब ये स्टैंप ड्यूटी लगती है। ओके, तो 1% होगी अगर वोमेन को आप मालिक बनाते हो अपनी प्रॉपर्टी का, जब भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हो, चाहे कोई घर खरीदते हो। उसके अलावा जो शराब है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है वैट जो है ये बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा 170 किलोमीटर का एक रिंग रोड जो है वो बनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ओके, जिसके ऊपर खर्चा आएगा 26,000 करोड़ के आसपास का। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छी खबर आ रही है जो जॉब सीकर्स है, जो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स जो हैं जो कि प्लान कर रही हैं कि हम जो है हायर करें लोगों को। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्टर्स है जहाँ पर हायरिंग होगी ज्यादातर बड़े पैमाने पर, तो सर्विस सेक्टर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये सबसे बड़े पैमाने पर हायरिंग इन्हीं सेक्टर्स में होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे प्री कोविड लेवल था, कि प्री कोविड से पहले जितनी यहाँ पर भर्ती होती थी उसी लेवल की भर्ती जो है दोबारा से इन सेक्टर्स में की जाएगी आने वाले जून महीने तक। ओके, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो एम्प्लॉयर क्या होते हैं, जो नौकरी देते हैं। एम्प्लॉई कौन होता है, जो नौकरी करता है। ओके, तो इनमें भी आप कोई जो है कंफ्यूजन मत रखें। तो यहाँ पर बात करें कि 27% एम्प्लॉयर यही बात कर रहे हैं कि प्री कोविड 19 वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर उसके लेवल पर जो है हम भर्ती करेंगे जून 2021 तक। और यहाँ पर इंक्रीज होगा 12% का, डिक्रीज होगा 2% का। कुछ एम्प्लॉयर यहाँ पर कह रहे हैं कि 53% जितना है हम उतना ही रखेंगे। कुछ एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि हम 12% बढ़ाएंगे हायरिंग। कुछ कह रहे हैं, बहुत कम 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 एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि जो 2% कम करेंगे। 33% कह रहे हैं कि हमें कभी कुछ पता नहीं है कि क्या फ्यूचर में सिचुएशन होगी, हायर करना है या नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 10% यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जॉब रिक्रूटमेंट में, और सर्विसेज में +9% जो है देखने को मिलेगी। तो इसको यहाँ पर सर्वे को जिसने किया उसका नाम है मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें जो नोवावैक्स। ओके, नोवावैक्स भी जो है यहाँ पर एक वैक्सीन का नाम ही है। ओके, जो कोविड की वैक्सीन है जिसको यहाँ पर एक यूएस की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो बना रही है। ओके, हालांकि इस कंपनी ने जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है वैक्सीन का, कि आप भी बनाइए और यहाँ पर भारत में और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये बात कर रही है नोवावैक्स, यहाँ पर कह रही है कि हमारे पास ईज ऑफ स्टोरेज अच्छा खासा है और प्राइसिंग भी जो है ना यहाँ पर अच्छी खासी होगी, जिससे यहाँ पर जो है वैक्सीन को एक अच्छा एज मिलने वाला है आने वाले समय में। अच्छे खासे लेवल पर जो है बड़ी संख्या में जो है आने वाले समय में जिनको यहाँ पर ज्यादा जरूरत है उनको पहली प्रायोरिटी के हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाएगी। ओके, तो अभी जो है नोवावैक्स जो है फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल कर रही है यूके और यूएसए में। तो यहाँ पर जो यूके में यहाँ पर रेगुलेटर कह रहे हैं, तो यहाँ पर अभी डाटा जो निकल कर आ रहा है ट्रायल करने के बाद उसको रिव्यू कर रहे हैं। कंपनी ने लास्ट मंथ में ये अनाउंस किया था कि 91% तक एफिशिएंसी उनको देखने को मिली है क्लिनिकल ट्रायल्स में। और लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर जो इंसिडेंस निकला है नोवावैक्स का, तो उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ एफिशिएंसी की कमी यहाँ पर देखने को मिली है कुछ जो नए स्ट्रेन निकल कर आए कोरोना वायरस के, उनके प्रति। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी यहाँ पर की रोल्स होते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर जो वुमेन का जो रोल पार्टिसिपेशन है तो वो बहुत कम है। तो यहाँ पर सिर्फ 8% की यहाँ पर बात करें कि जितने भी खास तौर पे जो की पोजीशंस होती हैं किसी भी फिल्म में। ओके, जैसे यहाँ पर अगर एचओडी पोजीशंस की बात करें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोजीशंस की बात करें, अगर बात करें डायरेक्शन डिपार्टमेंट की, राइटिंग डिपार्टमेंट की, सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट की, ओके, एडिटिंग की या प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर सिर्फ 8% ही यहाँ पर जो है टोटल वुमेन जो है काम कर रही है, मतलब कि बहुत नीचे जो है पार्टिसिपेशन है वुमेन की। ओके, तो इसी दायरे में यहाँ पर स्टडी की गई जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन फिल्म्स। ओके, तो ये स्टडी जिसके द्वारा की गई है उसका नाम है ऑर्मैक्स मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फिल्म कंपेनियन। ओके, तो अलग अलग जो है अदारों के ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया जिसके रिगार्डिंग ये स्टडी पेश की। सिर्फ 8% वुमेन का ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है और इसके चलते इस रिपोर्ट का नाम है ओ वोमनिया। ओके, इस रिपोर्ट का नाम है ओ वोमनिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी। तो यहाँ पर टोटल 129 जो फिल्म है ना हिंदी और जो साउथर्न लैंग्वेजेस के माध्यम यहाँ पर इन्होंने उनका एनालिसिस किया जिसमें ये चीजें जो है उन्होंने पाई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर वो भी सेम पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि गूगल ने यहाँ पर वुमेन्स डे के ऊपर जो है ना $25 मिलियन का यहाँ पर फंड दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है गूगल ने अनाउंसमेंट की हुई थी यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर काम करेंगे कि यहाँ पर जो इंडियन वुमेन है, खासतौर पर जो रूरल एरियाज की इंडियन वुमेन, उनको यहाँ पर जो है ना हमने एम्पावरमेंट देनी है, उनको एम्पावर करना है। किस माध्यम में,
इंटरनेट की यहाँ पर जो है लिटरेसी देनी है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, उसको कैसे चलाना है, ओके, उसके क्या फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है एम्पावरमेंट करने की उन्होंने बात कही थी, ओके। तो यहाँ पर उनकी कमिटमेंट थी कि यहाँ पर जो है 1 मिलियन रूरल वुमेन को जो है ना यहाँ पर उनको ट्रेन करेंगे, ओके, इनको यहाँ पर लिटरेट करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर 5 लाख जो डॉलर है ना, तो यहाँ पर इतनी राशि जो है ग्रांट के रूप में, सपोर्ट के रूप में जो है 1 लाख वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स को दी जाएगी, डिजिटली और फाइनेंशियली जो है उनको लिटरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों का यहाँ पर दो कंपनीज है जिनका ये कंबाइंड एफर्ट है, जिसके तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है इंटरनेट साथी प्रोग्राम। और इसी के तहत जो है गूगल जो है यहाँ पर लिटरेट करेगा डिजिटली और फाइनेंशियली। और जो यहाँ पर दूसरा पार्टनर है वो है टाटा ट्रस्ट, ओके। गूगल और टाटा ट्रस्ट ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर जॉइंट एफर्ट चला रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट साथी प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ओके, तो याद रखिएगा। इंटरनेट साथी प्रोग्राम जॉइंट वेंचर है दो प्लेटफॉर्म्स का, गूगल और दूसरा है टाटा ट्रस्ट। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट वाले पेज में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रिलायंस कैब के यहाँ पर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, ओके, तो रिलायंस कैब भी यहाँ पर एक कंपनी है जो कि यहाँ पर अक्टूबर 2019 की जो है डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया, तो वो चाह रहे हैं कि उनका पैसा जो है वो सही समय पर वापस मिल जाए। हालांकि ये ना हो कि यहाँ पर उनकी जो पैसे की वैल्यू है वो कंपनी के यहाँ पर गिरते हुए स्तर के चलते चलते और जो है एरोड होती जाए, खराब होती जाए। तो इसके लिए वो चाह रहे हैं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसमें इंटरवीन करे और रिकवरी में उनका साथ दे और फास्टर रेजोल्यूशन हो जिसके तहत जो उनका पैसा है वो उनको वापस मिल सके। तो यहाँ पर जो रिलायंस कैपिटल है, तो यहाँ पर उसके जो ट्रस्टीज है वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर 96% जो है यहाँ पर डेट कर्जा जो है हो चुका है इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है जो हमारा आरबीआई उनको, और यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ओके, उसके तहत यहाँ पर जो स्पेशल पावर्स उनको यूज किया जाए और यहाँ पर इस मैटर को यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर सौंपा जाए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके, तो एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके। तो यहाँ पर ये भी अपने एक तरीके से एक कोर्ट होती थी जो कि यहाँ पर कंपनीज के मैटर में यहाँ पर डिसीजन देती है। तो देखिए आईबीसी क्या होता है, आईबीसी के तहत अगर कोई कंपनी ऐसे कर्जे में चली जाती है तो उसको यहाँ पर कोई ना कोई राशि जो है दी जाती है आईबीसी में, वहां पर उसको लिस्ट में एक लिस्ट बनती है आईबीसी कंपनीज की जिनको की यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि इसको आईबीसी के तहत यहाँ पर थोड़ी सहायता प्रदान करो ताकि कि थोड़ी बहुत जितनी रिकवरी हमारी हो तो वो हो सके, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस केस का निपटारा करें, आप इंटरवेंशन करें, ओके, और फास्टर रिकवरी जो है हमारे जो है वो हमारे पैसे की उसकी वैल्यू जो है ना और ज्यादा इरोड ना हो आने वाले समय में। और आगे न्यूज है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वो बात कर रहे हैं जो वेदांता ग्रुप है। देखो जो वेदांता ग्रुप है ना वो मेटल माइनिंग के यहाँ पर क्षेत्र में अच्छा खासा इसका नाम है, ओके। तो यहाँ पर उनकी डिमांड है इन्वेस्टर्स की, जो ऑफर प्राइस है ना वेदांता ग्रुप के द्वारा उसको जो है सही किया जाए। देखो ऑफर प्राइस मतलब जिस प्राइस के ऊपर यहाँ पर शेयर अवेलेबल होंगे। ऑफर प्राइस दो तरीके से हम देख सकते हैं, ये हाईएस्ट प्राइस भी हो सकता है जो प्राइस पे करके कोई भी बायर जो है यहाँ पर शेयर खरीदेगा वेदांता के, और ये लोएस्ट प्राइस भी हो सकता है जिस प्राइस के ऊपर बायर जो है शेयर खरीदेगा वेदांता ग्रुप के, ओके। तो यहाँ पर शेयर की जो कीमत चल रही है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वेदांता की, वो अभी जो है यहाँ पर 224 रुपीज है, ओके, पर शेयर, ओके। तो यहाँ पर पिछले एक महीने में यहाँ पर सर्च देखने को मिला, काफी अच्छा खासा जो है शेयर जो है इन्होंने गेन किया है। 26.45% के हिसाब से जो है वृद्धि हुई है इनकी शेयर्स की बिक्री में। तो इसी के चलते यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि अपना जो ऑफर प्राइस ना उसको रेस करें ताकि जो कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत फायदा जो है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर देखने को मिले। तो पास्ट 1 ईयर की यहाँ पर बात करें कि वेदांता को जो यहाँ पर स्टॉक है, जो शेयर्स का स्टॉक है वो सर्च हुआ है 137% के हिसाब से, मतलब काफी अच्छी खासी जो है दाम मिला है इनको अपने अपने शेयर्स का। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोबारा से जो केसेस में वो शाल देखने को मिल रहा है कोविड-19 के, तो उसके चलते यहाँ पर रिकवरी के ऊपर जो है ना बिजनेस रिकवरी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। तो यहाँ पर 3 इंडेक्सेस है जिसके तहत ये बात की जा रही है। तो सबसे पहला इंडेक्स है निबरी जिसका नाम है नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, जो कि यहाँ पर जो है 95.2 के यहाँ पर वैल्यू तक जो है यहाँ पर गिर चुका है, ओके। तो पिछले हफ्ते मार्च 7 तक ये 98.5 के हिसाब से यहाँ पर बात करा, तो इससे ये चीज पता चलती है कि किसने कितने बड़े पैमाने पर जो है बिजनेस एक्टिविटीज में उछाल देखने को मिल रहा है। जितना ये गिरता जाएगा उतना बिजनेस एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के चलते यहाँ पर जैसे एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स है और जो गूगल रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडिसेस हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना हिट देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर जो पावर सेक्टर की डिमांड है, ओके, तो इसके अलावा जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है ना वो भी कम हो चुकी है अभी, जो नए केसेस निकल कर आए कोविड 19 के उसके चलते।
और यहाँ पर आप थोड़ा ओवरव्यू देख सकते हो कि चिंताओं का सिग्नल जो है यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बातें की जा रही है कि मार्च 7 से लेकर दिसंबर यहाँ पर 27 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सॉरी दिसंबर 27 से शुरू होगी तो यहाँ तक जाएगी। तो कैसे 94% तक यहाँ पर शुरुआत थी पहले, तो अभी ये 95 जो है ये इंडिसेस की यहाँ पर जो है वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर 99 पे यहाँ पर आया था फरवरी 21 को, जब बिजनेस अच्छे खासे ढंग से जो था रिवाइव होना शुरू हो गया था अलग अलग सेक्टर्स में। और इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है, जो यहाँ पर एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स है और जो यहाँ पर गूगल का जो इंडेक्स है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है ना वो यहाँ पर 40.6% से 39.8% तक जो है वो आ चुका है। तो ये पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर हो रहा है। और आगे जो न्यूज है तो वही सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 3.4 लाख करोड़ जो है यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक एक्साइज ड्यूटी लगाकर फ्यूल के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, जो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा लोकसभा में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर टोटल 3,40,750 करोड़ जो है यहाँ पर जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक जो है एक्साइज ड्यूटी लगाकर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की यहाँ पर बात हो रही है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है। ओके, तो ये एक्साइज ड्यूटी लगी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो इससे यहाँ पर इतनी बड़ी राशि जो है सरकार ने पिछले जो है 8-10 महीनों में इकट्ठी की है। और इसके अलावा यहाँ पर बात की गई जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर जो अनब्रांडेड पेट्रोल है उसके ऊपर 32 रुपए जो है पर लीटर के हिसाब से चली है, ऑलमोस्ट 33 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। और जो ब्रांडेड पेट्रोल है वहां पर 34 रुपए के हिसाब से यहाँ पर जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। ओके, इतनी यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी ही है। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पर सेंट्रल ड्यूटी है अनब्रांडेड डीजल के ऊपर वो 31.8 पर लीटर है, और जो ब्रांडेड डीजल है उसके ऊपर 34.2 पर लीटर है। ओके, तो इतना पैसा डायरेक्टली सरकार के पास जा रहा है। ओके, ये 32 रुपए 33 रुपए जितने भी यहाँ पर लिखे हैं। तो ब्रांडेड पेट्रोल क्या है, अनब्रांडेड पेट्रोल क्या है? देखो, जो भी अनब्रांडेड चीज होगी ना उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, ब्रांडेड की हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बीच में आ जाती है। तो इसी के चलते इस चीज को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ना वो कोई भी हो सकता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। जैसे अगर पेट्रोल डीजल की बात करो तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल की, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर तेल तेल के फिलिंग स्टेशन जिनके होते हैं। इसके अलावा जो रिलायंस की हम बात कर लें, ठीक है, तो ये सभी ब्रांडेड पेट्रोल जो ब्रांडेड डीजल के यहाँ पर कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके तहत आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने 53,346 करोड़ जो है यहाँ पर इकट्ठे किए हैं विवाद से विश्वास डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम के तहत। तो यहाँ पर यह स्कीम लागू की गई थी कि अपने अपने जो यहाँ पे जो टैक्स की फाइलिंग है ना उसको समय रहते कर दो तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके तहत अभी जिन लोगों ने पैसा टैक्स का जमा करवा दिया तो 53,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी 1 मार्च तक जो है ना 98,000 करोड़ के आसपास की अभी डिक्लेरेशंस भी आ चुकी हैं कि इतना पैसा जो है आने वाले समय में टैक्स के रूप में लोग भर देंगे। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड है ना, तो यहाँ पर वो उसने अप्रूवल दे दी है यहाँ पर जो रिकॉर्ड 32 माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको। ओके, तो यहाँ पर इस फिजिकल यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो 47,300 करोड़ के आसपास होगी इन 32 माइनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मतलब कि अभी कोला निकालना शुरू करेंगे इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर 24 जो यहाँ पर साइट्स है ना प्रोजेक्ट्स की, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 32 वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जो 8 यहाँ पर बचे हैं ओके, वो जो है न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे। देखो, जब भी हम बात करते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की तो ग्रीनफील्ड वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू करना होता है। कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम एनहांस नहीं करते, नए सिरे से नई माइनिंग लगेगी। अब यहाँ पर अभी अभी ये जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। ओके, और जो इसके अलावा जो 24 प्रोजेक्ट है मतलब कि जो ऑलरेडी यहाँ पर स्थापित है उनमें जब अपग्रेडेशन करेंगे ना किसी न किसी तरीके से तो उनको हम बोलेंगे वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। ओके, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में फर्क याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये इकोनॉमी की। और इसके चलते यहाँ पर आगे बात करेंगे जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी इन सभी प्रोजेक्ट्स की वो 193 मिलियन टन जो है 1 साल की हो सकती है। मतलब इतना कोयला निकाल सकते हैं और यहाँ पर आने वाले समय में और यहाँ पर जो है सैंक्शन किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट, जिससे यहाँ पर और जो है इनकी जो क्षमता है ना 303 जो है मिलियन टन के हिसाब से जो पर ईयर वो भी की जा सकती है। तो यहाँ पर 193 मिलियन टन जो कैपेसिटी है वो 32 प्रोजेक्ट्स में से निकल कर आएगी। ओके, तो 3 सब्सिडीज हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड एंड महानदी कोलफील्ड। ओके, तो यहाँ पर इनमें से 167 मिलियन पर टन जो है यहाँ पर मिलियन टन जो है पर साल जो है निकल कर आता है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। और आगे न्यूज है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में। तो यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ऑप्शन हुए 4G स्पेक्ट्रम के। ओके, उसके तहत जो है ना भारत सरकार को इन 3 कंपनीज को जिन्होंने यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बोली में पार्टिसिपेशन किया था, जैसे पहली है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, दूसरी है भारती एयरटेल, तीसरी है वोडाफोन आइडिया।
ओके, तो यहाँ पर जो अपफ्रंट पेमेंट है, स्टार्टिंग की जो पेमेंट है, स्पेक्ट्रम जो बेचे गए हैं इनको भारत सरकार के द्वारा, तो उनकी अभी डिमांड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की 21,919 करोड़ जो है ना, वो पैसा जो है इस मार्च एंड तक जो जल्दी से जल्दी जो है पेमेंट कर दो इसकी। ओके, तो अभी जुलाई में जो था ना, यहाँ पर इनके स्पेक्ट्रम की जो एक्सपायरी डेट थी वो यहाँ पर खत्म हो रही थी। ओके, जो यहाँ पर कंपनी जो स्पेक्ट्रम पिछली बार जो लास्ट टाइम हुए थे 2016 में हुए थे, अभी 2021 में हो रहे हैं। ओके, तो अभी जितना जितना पैसा देना है, रिलायंस जियो को 15,000 करोड़ के आसपास, भारतीय एयरटेल को 6,000 करोड़ के आसपास, और वोडाफोन आइडिया को 574 करोड़ के आसपास जो है इतना पैसा अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर जो स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदे हैं नीलामी पर, उनकी पेमेंट करनी है। ओके, तो बाकी धीरे धीरे जो है बाकी की पेमेंट भी इनको करनी होगी। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पर ब्लेम किया है जो चाइना के हैकर्स हैं उनको, कि चाइना की सरकार जो है ना वो हैकर्स को सपोर्ट करी, जिसके तहत जो है अभी रिसेंटली जो है अभी एक यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी है जिसको यहाँ पर जो है विक्टिम बनी है कि यहाँ पर हैकिंग हुई है उनके पर्सनल डाटा की थ्रू ईमेल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो एक ना माइक्रोसॉफ्ट का ही एक यहाँ पर अदारा है, एक यहाँ पर बिजनेस ईमेल का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉप्स। ओके, तो वहां पर भी जो है ना काफी बड़े तरीके से जो है अटैकिंग की गई है, हैकिंग करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लेम किया है, कहा है यहाँ पर ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी का क्राइसिस जो है ना वो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये चाइना का इसमें रोल है। तो ये भी कहा है कि इसके अलावा इसके पहले भी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो है विक्टिम हो चुकी हैं ऐसे शिकारों का। ओके, ऐसे यहाँ पर हैकिंग प्रोसेसेस का। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है ऐसे हैकिंग ग्रुप्स को जो है बैक कर रही है। साथ ही साथ 60,000 के आसपास नॉन विक्टिम्स हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लेम किया कि इस तरीके की यहाँ पर हैकिंग की गतिविधि की गई है चाइना की तरफ से। तो यूएस की जो सीनियर ऑफिशियल्स है तो उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर बात की है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई उसी तरीके से यहाँ पर रिजल्ट जो है बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस है जो कि इसके अटैकिंग के दायरे में आए हैं। ओके, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ वर्क करते थे। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसके ऊपर अभी जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं कर सकते। ओके, तो इसके रिगार्डिंग बात करनी होगी। देखो, यूएसए के द्वारा हमें भी यहाँ पर चेतावनी दी गई, इंडिया को भी, कि आपका भी जो यहाँ पर अक्टूबर 12 को जो मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था ना, जो लाइट चली गई थी, पावर ग्रिड फेलियर हो गया, तो वो चाइना के द्वारा किया गया था हैकिंग करके। ओके, वहां पर हैकिंग हुई थी। इसके अलावा आपके 2 पोर्ट्स ऐसे थे जहां पर हैकिंग हुई थी। इसके अलावा 10 पावर ग्रिड्स ऐसी थी जहां पर हैकिंग करने की कोशिश थी चाइना की। ओके, तो वहां पर रेड इको नाम की कंपनी का भी नाम बताया गया था यूएसए के द्वारा कि रेड इको के नाम की कंपनी है जिसको कि चाइना की सरकार जो है पीछे से बैक कर रही है, जिससे जो है वो हैकिंग की गतिविधियां को और अंजाम देना चाह रही है और किसी ना किसी तरीके से नुकसान जो है पहुंचा रही है हमारी इकोनॉमी को। और एक और यहाँ पर क्लेम किया गया था कि जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो भारत बायोटेक है, ओके, कि उनका भी डाटा चोरी करने की यहाँ पर कोशिश की गई है चाइनीज हैकर्स के द्वारा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो भारत बायोटेक ने अपनी दम पे जो है ना कोवैक्सीन का निर्माण किया है, तो उसका डाटा भी यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है, किस तरीके से ये ट्रायल्स कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी यूएसए ने यहाँ पर बात कही थी। हालांकि हमारे जो पावर मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ था वो यहाँ पर ह्यूमन एरर था, ना कि कोई हैकिंग हुई थी। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का, तो शीशे के सामने जाइए और 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला वर्ड है एसिडियोस जिसका नाम है परिश्रमी, मेहनती। और दूसरा है असावज जिसका नाम है शांत करना। और तीसरा वर्ड है एसोलम जिसका मतलब है अस्पताल। ओके, जहां पर ऐसा कोई भी जहां पर जो है ना किसी रोगी को जगह दी जाए वहां पर ठहरने की, जहां पर उसको ट्रीटमेंट जहां पर दी जाए। ओके, तो इन तीनों वर्ड्स का एक खुद से सेंटेंस बनाएं। ओके, तीनों वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करें और शीशे के सामने खड़े होकर जो ना प्रैक्टिस करें बार बार। आपकी वोकैबुलरी जो है ना वोकैबुलरी इंग्लिश की उसमें काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंग्लिश का जो पोर्शन आता है अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स में। तो अभी है आज का आखिरी टॉपिक, तो आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाय बैक। तो बाय बैक क्या होता है? तो देखिए स्टॉक के मामले में हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं बाय बैक। तो इसमें होता क्या है, जिस कंपनी ने भी यहाँ पर शेयर्स इशू किए होते हैं, अपना स्टॉक इशू किया होता है मार्केट में कि मेरा स्टॉक खरीदो, मेरे शेयर्स खरीदो, तो उन्हीं शेयर्स को ना अपनी जो कंपनी जिसने इशू किया होता है उसको वापस खरीद लेती है मार्केट से, अपने जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे। तो यहाँ पर जिस यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से खरीदती है, रीपरचेज करती है, तो वो वही पैसा होता है जो मार्केट में जो हिसाब से यहाँ पर प्राइस चल रहा होता है उस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं कि बाय बैक कर लिया, कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीद लिए अपने इन्वेस्टर से, अपने शेयर होल्डर से, मार्केट के प्राइस के हिसाब से उनको जो है पैसा दिया गया है, जब जो भी उस दिन रेट चल रहा होगा। ओके, उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा पैसे जो है इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स में। तो यहाँ पर बाय बैक होता है जब पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर्स को जो है बाय बैक वापस खरीद लेती है और पूरी तरीके से अपनी ऑनरशिप जो है ना ऑनरशिप को दोबारा से रीबूस्ट कर लेती है, ओके, रीअब्सॉर्ब कर लेती है
और जो ऑनरशिप है ना वो पूरी तरीके से एक ही कंपनी के पास दोबारा वापस आ जाती है। अब जो है प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं या पब्लिक इन्वेस्टर जो होते हैं उनमें उनकी ऑनरशिप जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहती है। ओके, तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पर बॉन्ड इशू करती है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो उससे यही मतलब होता है कि पैसा लेना है इन्वेस्टर से, फिर उसकी जो मलकियत है ना, ओनरशिप, वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है सभी इन्वेस्टर्स में। ओके, तो इक्विटी शेयर्स के मामले में ऐसा होता है। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। तो कैसा लगा? तो कृपया लाइक जरूर करें और साथ ही साथ एक शेयर करें। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, जो भी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर लग रहा है कि करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पर फीडबैक दिया कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर वॉच करने के लिए। पूरा लेक्चर वॉच किया करिए, तभी आपको जो ना आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप होगी। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।